इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। किंगडम मोनेरा में हम सभी प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, तो बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर हैं। सभी तरह के बैक्टीरिया को हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स हैं। जो बैक्टीरिया हैं दुनिया में बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसमें से मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है बैक्टीरिया। और इन मोनेरन्स में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या मतलब है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का, कि कई तरह के मेटाबॉलिज्म हमें इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियल फॉर्म ऑटोट्रॉफिक हैं जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो कुछ केमोसिंथेटिक फॉर्म्स हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो इस तरह से हमें बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है किंगडम मोनेरा में। और यहाँ पर हमने बैक्टीरिया दिखाए हैं कई तरह के जो शेप्स पे जो बेस्ड हैं, कई तरह के बैक्टीरिया जो इनकी शेप पर बेस होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे स्फेरिकल फॉर्म्स को हम कोकाई कहते हैं और सिंगुलर होता है कोकस। अगर हम एक स्फेरिकल की बात करें, एक स्फीयर की बात करें तो कोकस, और बहुत सारे जो स्फीयर्स हैं तो कोकाई। तो स्फेरिकल फॉर्म के छोटे बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं। उसी तरह से ये जो कैप्सूल शेप के होते हैं इन्हें बेसिलाई कहते हैं और सिंगुलर होता है बेसिलस, तो लैक्टोबैसिलस। तो अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस बैक्टीरिया की क्या शेप होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म के जो होते हैं इन्हें स्पाइरेला कहते हैं, और ये कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें वाइप्रियो कहते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने डिस्कस की है किंगडम मोनेरा से रिलेटेड। किंगडम मोनेरा को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया ये बहुत पुराने जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आगे इनके बारे में इस प्रेजेंटेशन में हम और बातें डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया आप जो सुनते हैं नाम, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इन्हें हम यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर एक अपने स्टूडेंट्स को बात बताना चाहेंगे, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम बोलते हैं, यहाँ पर जो एल्गी टर्म हम यूज़ करते हैं ये गलत टर्म है। ये एक तरह की का बैक्टीरिया ही होता है और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये इन बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है, तो बिना सेल वॉल वाले, विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2 तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की वह अपना खाना खुद बनाती हैं, और हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म्स दूसरी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। और जो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं वह फिर फर्दर डिवाइड होती हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक में। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स होती हैं ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और केमो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स में कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिकॉल कीजिए, वह रिएक्शन जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इन बैक्टीरिया में कुछ तरह के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट को यूज़ करके ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनकी 3 फॉर्म्स यहाँ पर हमने मेंशन की हैं। ये सिम्बायोटिक फॉर्म हो गई जो यूज़फुल एसोसिएशन इस्टेब्लिश करती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में अपना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करता है। और पैरासिटिक फॉर्म्स ये तो आप जानते ही हैं। और सेप्रोफिटिक फॉर्म, जो सेप्रोफिटिक फॉर्म्स होते हैं, जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यह खाने को, अपने फूड को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वह एंजाइम्स बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करके और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म को, ऐसे सैप को यह ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
अब हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन यह बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब उनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। और ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो तो ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और यहाँ पर ये हमने इक्वेशन मेंशन करी है जो फोटोसिंथेसिस के समय इसमें जो प्रोसेस इसमें हो रहा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस को यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए ये वाटर की जगह ये सल्फर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसको यूज़ करते हैं। और पिगमेंट ये यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही है और सोलर एनर्जी को यूज़ करके ये कार्बोहाइड्रेट और सल्फर बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर H2S गैस यूज़ करी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की फोटोसिंथेसिस हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। अब हम केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि यह बैक्टीरिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस से एनर्जी ड्रॉ करके अपना खाना बनाते हैं। यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिशन या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं यह केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ पर एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया है कि ये केमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यह न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब साइकिल के नाम आपने ज़रूर सुन लिए होंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में इन केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमने मेंशन कर ही दिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये केमो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं। अब हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इन्हें नेचर्स एक्सकैवेंजर कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर की सफाई करते हैं। किस तरह से सफाई करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिके और डिकम्पोज करके उनमें जो ट्रैप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर जो उनमें ट्रैप है उसे रिलीज करते हैं सॉइल में और बाकी जो नेचर के कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया नेचर के स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं। और कुछ बातें यहाँ पर हमने मेंशन करी हैं। तो जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम डिके या डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट का एनएरोबिक ब्रेकडाउन हो तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा फर्मेंटेशन। तो ये कुछ हमने टर्म्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे स्टूडेंट्स की बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लियर हो जाएं तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एरोबिक ब्रेकडाउन को जहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के एनारोबिक ब्रेकडाउन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और जो प्रोटीन्स का अगर एनारोबिक ब्रेकडाउन हो तो उसे हम प्यूट्रेफेक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये नाम आपने ज़रूर सुन लिया होगा। तो फूड पॉइजनिंग प्यूट्रेफेक्शन की वजह से होती है। जब बैक्टीरिया प्रोटीन का एनारोबिक ब्रेकडाउन करें और उस फूड को के प्रोटीन को डिके करें तो फूड पॉइजनिंग होती है और इस प्रोसेस को हम प्यूट्रेफेक्शन कहते हैं। ऑयल स्पिलेज, ये एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आपने ज़रूर सुना होगा जो पेट्रोलियम होता है उसका पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है सी रूट के थ्रू। तो जब ये शिप्स से जब डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्सीडेंटल स्पिलेज पॉसिबल है कि एक्सीडेंटली ये पेट्रोलियम इस मरीन इकोसिस्टम में रिलीज़ हो जाए। तो ऐसे एक्सीडेंटल रिलीज़ को हम ऑयल स्पिलेज कहते हैं। और यह मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत
हानिकारक होता है, कई तरह से मरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए तो ये आपको ये ट्रेसेस दिख रहे होंगे पेट्रोलियम के, और ये जो पेट्रोलियम है ये बहुत दूर तक फैल जाता है। ये जो पानी की परत है इसके ऊपर बहुत दूर तक फैल जाएगा और काफ़ी एरिया कवर कर लेगा। अब उस एरिया के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इस मरीन इकोसिस्टम में, उन ऑर्गेनिजम्स को बहुत तरह के हार्मफुल इफेक्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप याद कीजिए तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वह इस पानी में डिसॉल्व होती रहती है, और इस पानी की सतह के नीचे जो ऑर्गेनिज्म है उसे वह ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई का कट ऑफ हो जाता है, और भी कई तरह से पेट्रोलियम इस मरीन वाटर को पल्यूट करेगा। तो हमने कुछ बैक्टीरिया डिस्कवर करे हैं जो इस ऑयल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इनका बायोडिग्रेडेशन कर देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास के यूज़ से हम इस ऑयल स्पिलेज को डाइजेस्ट करवा सकते हैं, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस नाम को याद रखिएगा, स्यूडोमोनास। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार हमने कॉम्पिटिशन्स में ये इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो राइजोबियम तो आप ज़रूर इस नाम को जानते होंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको बता दें, जिन प्लांट्स से हमें दालें मिलती हैं, जो पल्सेस मिलती हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मटर, तो ये सब जो प्लांट्स हैं इन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। जिन प्लांट्स से हमें दाल मिलती है, जिन प्लांट्स से हमें पल्सेस मिलती हैं, उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एस्चेरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, और ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में कई तरह के यूजफुल विटामिन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हमने दो मेंशन करे हुए हैं, विटामिन बी और विटामिन के। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड मैटर पर फीड करता है, और दूसरे तरह के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, उनके ग्रोथ को चेक करता है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर इन बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होगा तो ये और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनसे compete करेगा, और वह बैक्टीरिया अब इसकी प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक यूजफुल बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, और ह्यूमन इंटेस्टाइन के साथ में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया है। यहाँ हमने बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट मेंशन किया है। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं बैक्टीरिया में, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। और जो ए सेक्सुअल है वह फर्दर बाइनरी फिशन भी हो सकता है और स्पोरुलेशन से भी हो सकता है। बाइनरी फिशन आप ज़रूर जानते होंगे, स्पोरुलेशन को आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो सेक्सुअल है वह गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू नहीं होती है, गैमीट्स बैक्टीरिया में नहीं बनते हैं। थोड़ा यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, तो गैमीट्स नहीं बनते हैं, और एक अलग तरह का हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को आगे हम डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं, और यह जो प्रोसेस है यह शुरू होता है एडवर्स कंडीशन के दौरान। अगर कोई एडवर्स कंडीशन आने वाली है, कोई हाई टेम्परेचर है, पानी की बहुत कमी है, फूड की कमी है, तो इस तरह की जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस दौरान ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं और हाईली रेजिस्टेंट होती हैं। किसी भी तरह की एडवर्स कंडीशन के लिए ये हाईली रेजिस्टेंट होती हैं, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, और ये हर तरह की एडवर्स कंडीशन को आराम से फेस कर पाएगा। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जो स्पोर की जो वॉल है यह स्प्लिट हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, और जो नया ऑर्गेनिज्म है वह स्पोर से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो स्पोरुलेशन का प्रोसेस है ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल में हेल्प करता है।
डायग्राम की हेल्प से स्पोरुलेशन का प्रोसेस जो अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया है, इसे ज़रूर पढ़ लें अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 बैक्टीरिया के नाम मेंशन किए हैं जिसमें स्पोरुलेशन का प्रोसेस देखा जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई और बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये टेटनस कॉज करने वाला बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया है, और ये जो एंथ्रेसिस है ये एंथ्रेक्स कॉज करता है, बहुत हार्मफुल डिजीज़ है ये एंथ्रेक्स। तो ये दोनों ही बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। तो ये इसीलिए बहुत हार्मफुल हैं क्योंकि इनमें स्पोर बनता है, तो इन बैक्टीरिया को किल नहीं किया जा सकता। जैसे आप पानी उबालिए तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, लेकिन इनके जो स्पोर्स हैं वह पानी उबालने पर भी नहीं ख़त्म होंगे, नहीं डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल हैं। और टिटनस बैक्टीरिया के बारे में कुछ हम बातें बताना चाहेंगे जो डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर जिस रस्टेड किसी लोहे के ऑब्जेक्ट से अगर चोट लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह की बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो रस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि वह पुराना ऑब्जेक्ट है, बहुत दिनों से यह ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस ऑब्जेक्ट पर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स का डिपोजिशन हो। तो अगर वह स्पोर्स उस ऑब्जेक्ट से अगर किसी को चोट लगी है और वह स्पोर अगर बॉडी के अंदर चले गए तो अब वह स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और बॉडी में बहुत खतरनाक बीमारी पैदा करेंगे जिसका नाम होता है टेटनस। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी जंग लगे लोहे से या पुराने किसी ऑब्जेक्ट से अगर चोट लगे तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और वहीं अगर ऐसे चाकू से छोटे मोटे कट लग जाएं जो रोज़ यूज़ होता है, जैसे हमारे किचन में जो हम जो चाकू यूज़ करते हैं, तो अगर उससे छोटे मोटे कट लग जाएं तो उतना हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह नाइफ रोज़ ही धुलता है, रोज़ ही धोया जाता है उस नाइफ को, तो उस पर स्पोर के डिपोजिशन के चांसेस ना के बराबर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमें पता होंगी तो बायोलॉजी को अगर हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे तभी इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फ़ायदा है। और यहाँ पर ये बैसिलस एंथ्रेसिस हमने बताया है, तो ये एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जर्म वॉरफेयर, इसके बारे में कुछ बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब होता है कि ऐसा वॉर जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करें, बायोलॉजिकल और हार्मफुल एजेंट्स, जैसे कोई बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ कॉजिंग जब हम बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जब हम यूज़ करते हैं और इन एजेंट्स को यूज़ करके हम किसी कंट्री में या किसी प्लेस पर हम एक वॉर जैसी स्थिति हम क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो इंटेंशन हमेशा खराब ही होता है, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर जगह के ह्यूमन को, एनिमल्स और प्लांट्स को मारने के लिए इन एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में हम एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया होता है, जो अभी अभी हमने बात करी थी, बैसिलस एंथ्रेसिस, तो इस बैक्टीरिया को हम कई बार यूज़ किया जा चुका है। हिस्ट्री में इसके इंसिडेंसेस हैं कि हमने बैसिलस एंथ्रेसिस को यूज़ किया और किसी पर्टिकुलर जगह पर एंथ्रेक्स, इस डिजीज़ को फैलाने के लिए हमने इस बैक्टीरिया को यूज़ किया। तो जब हम बैक्टीरिया को इस पर्पस से यूज़ करते हैं तो उसे अब हम बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और ये पॉइंट्स कभी कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉन्जुगेशन, इस प्रोसेस को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होता है और उसमें ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि इस सर्कुलर डीएनए के अलावा भी एक छोटा डीएनए का रिंग इनके पास होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इस डीएनए पर कुछ खास जीन्स होते हैं, जो जीन्स इस बैक्टीरिया को कुछ खास तरह के बेनिफिट देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको कि इस प्लाज्मिड पर
कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद हो सकता है। तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर प्लाज्मिड पे होगा तो यह बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट से बिल्कुल रेजिस्टेंट होगा, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का असर इस बैक्टीरिया पर नहीं होगा। तो अब जो इसी स्पीशीज का कोई दूसरा बैक्टीरिया है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके पास यह प्लाज्मिड ना हो। तो अब ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास ये प्लाज्मिड है, तो अब यह उस बैक्टीरिया से कांटेक्ट करेगा जिसके पास यह प्लाज्मिड नहीं है, और इस बैक्टीरिया को भी अपने इस प्लाज्मिड की एक कॉपी डोनेट करेगा। तो ये प्लाज्मिड ये जो है ये डीएनए होता है, और डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, ये अपने जैसा मॉलिक्यूल बना सकता है। तो यह जो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड की एक और कॉपी बनाएगा, और इस बैक्टीरिया के से यह एक पाइलस एक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस बैक्टीरिया के पास होगा जिसके पास यह प्लाज्मिड है। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से यह रेसिपिएंट बैक्टीरिया से कनेक्ट होगा, रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो इस प्लाज्मिड को रिसीव करेगा। तो ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया से इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अपने आप को कनेक्ट करेगा, और इस ब्रिज के थ्रू प्लाज्मिड की एक कॉपी इस बैक्टीरिया को डोनेट कर देगा जिस बैक्टीरिया के पास यह प्लाज्मिड नहीं है। तो अब इस तरह से ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, यह मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं। धरती पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वह आर्कीबैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं, और इनके पास कुछ खास तरह की सेल वॉल होती है। जो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वह बहुत यूनिक होता है, खास होता है। तो इस सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 तरह के बैक्टीरिया हमने मेंशन किए हैं, मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये सारे बैक्टीरिया आगे हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे बताएंगे। मिथानोजन मीथेन प्रोड्यूसिंग एनारोबिक बैक्टीरिया है। मिथानोजन नाम से ही काम समझ में आ रहा है, तो जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करें उन्हें हम मिथानोजन कहेंगे, और यह एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हैं, काऊ और बफेलो, गाय और भैंस, ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं। तो जो एनिमल्स आपने देखा होगा, ये जो गाय होती है ये घास फटाफट खाने के बाद और फिर इसकी मंचिंग करती है। जो घास होती है इसकी अब मंचिंग करेगी, इसे दोबारा घास को पेट से वापस मुंह में लाएगी और अब खूब चबा चबा के खाएगी। तो इस तरह से जो मंचिंग करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, हिंदी में हम कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, और इन रूमिनेंट्स के जो स्टमक होता है वह 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, और 4 चैम्बर्ड स्टमक में जो रूमन होता है, रूमन में ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये रूमन में पाए जाते हैं। रूमन और रेटिकुलम, ये 2 चैम्बर्स जो होते हैं स्टमक के, उन चैम्बर्स में ये प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, मिथानोजेंस पाए जाते हैं, जो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं मिथानोजेंस के, मिथानोबैक्टीरिया और मिथानोकोकस। तो ये जो मिथानोजन है, जो आपने नाम सुना होगा बायोगैस, तो बायोगैस प्लांट में भी यही मिथानोजन वर्क करते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ये हॉट वाटर में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम हमने दिखाया हुआ है, ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, और पानी इतना गर्म है कि ये देखिए किस तरह से वाटर वेपर्स यहाँ से निकल रही हैं इस पानी से। तो इस तरह के जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है इस पानी का। तो ऐसे एनवायरनमेंट में थर्मोएसिडोफाइल्स सर्वाइव करते हैं। और जो हेलोफाइल्स होते हैं, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट,
तो हेलोफाइल्स, और फाइल मीन्स होता है लविंग, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सॉल्ट लविंग होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे हैबिटाट में होंगे जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो मरीन जो इकोसिस्टम होता है, तो जहाँ पे हमने मेंशन किया है कुछ हैबिटाट, जैसे सी बेड हो गया, तो सी बेड पे पाए जाते हैं, और कुछ मार्शी एरियाज़ होते हैं जो सॉल्टी और मार्शी एरियाज़ होते हैं, तो उन जगहों पर ये हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। अब हम साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और यह बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। ये क्लोरोफिल ए बिल्कुल सिमिलर है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कंपटीशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू का भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। और क्योंकि क्लोरोफिल ए होता है इनके पास, तो अब यह ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है नॉस्टॉक, और यहाँ पर डायग्राम भी हमने मेंशन किया हुआ है नॉस्टॉक का, और यह डायग्राम एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनके पास कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए हेट्रोसिस्ट मेंशन यहाँ पर करी हुई है डायग्राम में। तो ये जो सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट, ये थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती है वह बहुत थिक होती हैं हेट्रोसिस्ट की, और यह वॉल्स ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती हैं। इन सेल्स के अंदर जो हेट्रोसिस्ट हैं, इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, यानी कि हेट्रोसिस्ट में एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब यह एनारोबिक एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया है कि इस सिस्ट में नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनारोबिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। तो हेट्रोसिस्ट में एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम वर्क कर सके। तो यह पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बीच में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ये। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि साइनोबैक्टीरिया में हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट से काफ़ी सिमिलैरिटी रखता है। और ये एक और पॉइंट कि बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन मेंशन करी है अगर आप किसी कंपटीशन की या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब हम माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। माइकोप्लाज्मा को हम ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, और इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। तो यह न्यूमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, और यह बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो हमसे कई तरह के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कई स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। तो जो माइकोप्लाज्मा है यह स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होता है, और यह बिना सेल वॉल का होता है, इस पे कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट है, और विदाउट सेल वॉल ये एक प्रोकैरियोट है, और ये न्यूमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो यह स्टेनिंग टेक्निक हंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप करी, और इस टेक्निक पर बेस्ड बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो जो बैक्टीरिया वह स्टेन से कलर हो जाएंगे, जो यह साइंटिस्ट जो स्टेन यूज़ कर रहा है आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अगर उस स्टेन से जो बैक्टीरिया कलर हो जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे कि यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और कुछ बैक्टीरिया उस स्टेन
को नहीं लेते हैं तो वो कलर नहीं होते हैं उस स्टेन से, तो उन्हें हम कहेंगे कि यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो यह डिफरेंस आता है बैक्टीरिया के सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से। आगे हम डायग्राम की हेल्प से इस पॉइंट को समझेंगे। यहाँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को कंपेयर किया है। तो यहाँ पर ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है सेल वॉल, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेल वॉल में लिपिड और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों की एक ही जैसी होंगी लगभग। तो ये जो सेल वॉल है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लिपिड होगा, यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन लिपिड का कंटेंट बहुत बहुत कम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन का जो रेशियो होता है वह बहुत कम होता है और लिपिड का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये देखिए लिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है पेप्टिडोग्लाइकेन के नीचे, यहाँ पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल में पाया जाने वाला लिपिड और प्रोटीन है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट कम होता है और इन लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन से भी कहीं ज़्यादा होता है लिपिड। तो अब क्या सिग्निफिकेंस है इस डिफरेंस का, यह हम आगे डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम की हेल्प से हम स्टेनिंग टेक्निक के स्टेप्स को समझेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। तो ये अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रोसीजर, तो ये कलरलेस हैं दोनों ही। तो सबसे पहले हम इन दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग हम क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये कलर हमें दोनों बैक्टीरिया में दिखाई दे रहा है और उसके बाद हम इनसे आयोडीन ट्रीटमेंट देंगे, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स स्लाइड पे डालेंगे, तो ये कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और लास्ट स्टेप में हम डीकलराइजेशन करेंगे। डीकलराइजेशन का जो स्टेप होता है, इस स्टेप में हम बैक्टीरिया को एब्सोल्यूट अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। तो जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है ये लिपिड डिसॉल्व कर सकता है। तो अभी अभी जो हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, अब उसे रिकॉल कर लीजिए। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो लिपिड होगा वह सारा डिसॉल्व हो जाएगा और इस बैक्टीरिया की सेल में बड़े बड़े छेद हो जाएंगे और उन होल्स से ये जो स्टेन है यह सारा बह जाएगा। तो इस वजह से यह बैक्टीरिया फिर से कलरलेस हो जाएगा, यानी कि यह बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन नहीं कर पा रहा है। जबकि ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप रिकॉल कीजिए। तो इसकी सेल वॉल में लिपिड का जो रेशियो होता है वह बहुत कम होता है। डायग्राम में तो केवल पेप्टिडोग्लाइकेन ही दिखाया था, लिपिड होता है लेकिन उसका रेशियो बहुत बहुत कम होता है। 10 to 15% ही लिपिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो अगर लिपिड वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है, जो थिक लेयर है, वह इंटैक्ट ही रहेगी और उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है वह कलर को रिटेन कर पाएगा, वो जो स्टेन है उसको रिटेन कर पाएगा। एज अ रिजल्ट जब हम माइक्रोस्कोप में इसको हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर डीकलराइजेशन स्टेप, तो ये हमें कलर्ड दिखाई देगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें कलरलेस ही दिखाई देगा। तो इस प्रोसीजर से हम बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यहाँ हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग टेक्निक मेंशन की है। सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी अभी हमने डायग्राम की हेल्प से जो बातें हमने डिस्कस की हैं वह सारी बातें यहाँ मेंशन हैं। आप इसे अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस हमसे परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए इस ईमेल आईडी के थ्रू tutorial.concept@yahoo.in।